वो ये चाहते हैं कि हम किसी बहाने से बार बार सड़क पर आए और तशद्दुद का इल्जाम हमारे ऊपर लगा के और फिर जो है इस मुल्क में जीनोसाइड किया जाए। ये उनकी ख्वाहिश है, उनका मंसूबा है। हम इस मंसूबे को नाकाम बनाते आए हैं। आमतौर पर मुसलमानों ने उसको नाकाम ही किया है। पहली चीज ये कि हमें उस मंसूबे को कभी भी कामयाब नहीं होने देना चाहिए कि सड़क पर आके हमारी तरफ से किसी भी किस्म के तशद्दुद का कोई भी इम्कान जरा सा भी कोई कोई हो। हाँ, अलबत्ता हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। कश्मीर फाइल्स पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ बताया जा रहा है। अब उस पर वो रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं जिसका खतरा था। कुछ जगहों से झगड़े फसाद की खबरें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि यही मकसद था जो वो हासिल करना चाहते हैं। आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से कश्मीर फाइल्स में जो जो दिखाया गया है और उस पर जिस तरह से गोदी मीडिया ने चर्चा की है, डिबेट की है, उसमें बिल्कुल खुला ये नजर आ रहा है कि हंगामे फसादात ज्यादा कराने हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी के चुनाव के जो रिजल्ट हैं उस पर डिबेट ना हो, इसलिए ये इशू लाया गया है। बहरहाल, मकसद जो भी हो, इस पर बात करने के लिए जरा और वाइडर पर्सपेक्टिव में, चूंकि कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीर फाइल्स ये क्या कुछ है। एक जमाने में वाजपेयी जी ने भी कश्मीर के सिलसिले में बहुत कुछ कहा था जिसे सराहा भी गया था। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर तस्नीम रहमानी साहब, जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि आप क्या कहते हैं कश्मीर फाइल्स के सिलसिले में, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ दिखाया जा रहा है। देखिए, ये एक फीचर फिल्म है और फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री में एक फर्क होता है। फीचर फिल्म होती है कि एक स्टोरी होती है, किसी की तखयलाती स्टोरी होती है और उस पर वो कैरेक्टर्स काम करते हैं और वो एक फिल्म बन जाती है। वो होती है, उसे कॉमर्शियल फिल्म कहते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री होती है जो जो होती है इस बुनियाद पर कि शवाहिद क्या हैं, एविडेंसेस क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, और वो उस फैक्ट्स को डिपिक्ट करती है। ये कॉमर्शियल फिल्म है जिसका मकसद पैसे कमाना है। तो ये इसने पैसे कमाने के अलावा एक बात तो ये तय हो गई कि जो कुछ भी दिखाया गया जाए तो ऐसी कॉमर्शियल फिल्म में वो 100% सच पे मबनी हो, उसके लिए ये जरूरी नहीं होता। डॉक्यूमेंट्री के लिए होता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि बहुत से कैरेक्टर्स जो उसमें दिखाए गए हैं, उनके जो अपने अजीज व अकारिब और लवाहिकीन भी हैं, वो कोर्ट तक में गए हैं ये कहने के लिए कि उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी गई। दूसरी तरफ ये एक मकसद ये है कि इलेक्शन के खत्म होते ही इस किस्म की फिल्में यकतरफा तौर पर जो एक कहानी को प्रोड्यूस करती हों, उसके जरिए जो नफरत फैलाई जा रही है वो तो बिल्कुल साफ और जाहिर है। मेरा कहना यह है कि मसले की बात करते हुए, कश्मीरी पंडितों के मसले की खुसूसन बात करते हुए, हमें 32 साल गुजर गए। कश्मीर का मसला उतना ही पुराना है जितनी हमारी आजादी। 75 साल से कश्मीर एक मसला है। इसलिए कश्मीर के मसले को अगर थोड़ी देर के लिए हम एक तरफ कर दें और सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात करें तो भी 32 साल गुजर गए। 32 साल में किसी ने ये फिल्म क्यों नहीं बनाई? दूसरी बात यह है कि हम हल की बात कब करेंगे? कश्मीरी पंडित वापस अपने घर कैसे जाएंगे, कश्मीर कैसे वापस जाएं, उसका क्या तरीकाकार हो, उनका एतमाद कैसे बहाल हो, वहां की कश्मीरी मुस्लिम पॉपुलेशन का उनके वापसी के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है, क्या इंतजामात हैं, और हुकूमत हिंद का उसमें क्या मौक़िफ़ है, इस सिलसिले में कोई भी पेशरफ्त आज तक जरा सी भी नहीं हुई। एक पेशरफ्त जो मुझे याद है, 2003 में वाजपेयी जी जब वजीर आजम थे तो उस वक्त अक़लियती कमीशन के चेयरमैन थे सरदार त्रिलोचन सिंह जी। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी कश्मीरी पंडितों की और हिंदुस्तानी मुसलमानों की
नुमाइंदा तंजीमों की। उस मीटिंग में मैं भी शरीक था। हमने उस वक्त कश्मीरी पंडितों से कहा था कि पहली गोली हम खाएंगे, आपको नहीं खाने देंगे, आप वापस जाइए, आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम हम करेंगे। वो उस वक्त नहीं माना गया। इसके अलावा कोई पहल कि कश्मीरी लीडरों के साथ, मुसलमान लीडरों के साथ हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात इस सिलसिले में किया हो, कश्मीरी पंडितों ने अपने कोई मुतालबात इस सिलसिले में सामने रखे हों कि हम इन बुनियादों पर वापस जाएंगे, हुकूमत ने खुद कोई सालिसी इस सिलसिले में करने की कोशिश की हो। उन्होंने कहा कि हम 6000 यूनिट अलग इलाके में बना के कश्मीरी पंडितों को देंगे, जो जाहिर है कि कश्मीर के लोगों को, जो एक मुश्तरका तहजीब का गहवारा रहा है, उनको ये पसंद नहीं था कि आप लेबनान की तरह या इसराइल की तरह आप एक अलग कॉलोनीज बना के एक कम्युनिटी को दें। जब वो सब एक दूसरे के साथ घुल मिल के रह रहे थे तो वैसे ही रहे। तो अब ये मसला है कि पंडित बताएं कि वो किन बुनियादों पे वहां वापस जाना चाहते हैं, और हुकूमत ये एश्योर करे कि उसमें से जो जेन्युइन बुनियादों उस पर अमल किया जाए। ये सब कोई जिक्र नहीं हो रहा। आपने सिर्फ मसले को लेके उसको फिरकावाराना रंग दे के, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कभी भी कश्मीरी मुसलमानों की कश्मीर के मौक़िफ़ पे अलहदगी की हिमायत नहीं की, कश्मीरी आजादी की हिमायत नहीं की। इसके लिए कश्मीर की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और वहां की लीडरशिप ने बकिया कश्मीरी मुसलमानों की मजम्मत हमेशा की है। लेकिन आज आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस फिल्म के जरिए जब टारगेट करते हैं तो आप 75 साल की पूरी जो मुसलमानों का मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ की भी तरदीद कर रहे हैं, और कश्मीर के नाम पर मुसलमानों का के खिलाफ पूरे मुल्क में एक नफरत फैला रहे हैं। जैसा कि कश्मीर, बाकी मुसलमानों ने वहां पर, भाई यहाँ के हिंदुओं का और यहाँ के मुसलमानों का, बाकी मुल्क के हिंदू मुसलमानों का कश्मीर से सिर्फ एक बात मुत्तफक रही है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, हमारा हिस्सा है, हमारी रियासत है, वहां पर अमन कायम होना चाहिए। ये कश्मीर के, हिंदुस्तान के मुसलमानों का मौक़िफ़ भी रहा और हिंदुओं का भी रहा। तो जब हमारा उस तशद्दुद से कोई लेना देना नहीं है तो आप उसमें बाकी मुसलमानों को क्यों घसीटते? और खुद आपका जो फेलियर है, आप पिछले 4 इलेक्शंस में अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी लिखती रही है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस भेजेंगे। उस सिलसिले में पेशरफ्त में जो नाकामी हुकूमत को हुई है उसका जवाब कोई उनसे पूछे तो उसको वो गद्दार कहते हैं। और कश्मीरी पंडित भी उनसे नहीं पूछते कि भाई आपने हमसे वादा किया था। अब तो हाल यह है कि स्टाइपेंड दे रहे थे 13,500 रुपए महीना, 13,000, यानी इस वक्त तकरीबन 7,000 रुपए शायद एक आदमी को मिल रहा है, एक कश्मीरी पंडित को, और फैमिली को 13,000 रुपए मिल रहा है, 30 साल से मिल रहा है स्टाइपेंड। तो कितना बड़ा एक्सचेकर पर हमारे ये नुकसान है कि हम लाखों कश्मीरियों को स्टाइपेंड देने पे मजबूर है और उनको घर नहीं भेज रहे। और मजलूमियत की दास्तान है अपनी जगह, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा कि मजलूमियत है, लेकिन उसके लिए इंसाफ के क्या तकाज़े, ये तो हुकूमत को करने पड़ेंगे। तो अपनी नाकामी को इस तरह छुपाने के लिए और अपना एजेंडा जो नफरत का एजेंडा है उसे फरोग देने के लिए इस फिल्म को हथियार बनाया जा रहा है। जबकि अगर आप माइग्रेशन की या एक्सोडस की या मास किलिंग की बात करें तो हिंदुस्तान की 75 साल की आजाद हिंदुस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि जिसमें जीनोसाइड भी हुए हैं, लगातार हुए हैं, और एक्सोडस भी हुए हैं, लगातार हुए हैं। और वो कॉलोनियां उन लोगों की जो वहां के मुहाजिरीन हैं या जिन पर जुल्म हुआ, वो मुख्तलिफ कॉलोनियां सिखों की भी मौजूद हैं, मुसलमानों की भी मौजूद है, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में मौजूद हैं, और उनको स्टाइपेंड नहीं दिया जाता किसी को भी। यानी जो गुजरात के लोग हैं वो भी कैंपों में रह रहे हैं, अपने घरों में वापस नहीं जा सके आज 20 साल के बाद, उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। नीली फिसाद के जो मारे गए लोग थे 5,000 के करीब, उनकी जो बाकी मादा बची कुची फैमिलीज थी वो गुवाहाटी में रह रही हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रही हैं, उन्हें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। मुजफ्फरनगर राइट के लोग आज तक झुग्गी झोपड़ियों में, उन्हें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता। सिखों का जो कत्ले आम हुआ, क्या आप उसको जीनोसाइड नहीं कहेंगे? अगर आप कश्मीरियों के साथ जो अफसोसनाक वाकया हुआ वो हुआ, लेकिन उनको कंपेंसेट भी किया गया। आज तक सिखों का वो कंपेंसेशन नहीं हुआ।
तो इस तरह की फिल्म बना के एक तरफा पेश करना, इसका एक ही मकसद है कि मुल्क में नफरत की आग बढ़ती रहे और बीजेपी की हुकूमत की नाकामियों पर कोई सवाल खड़ा न। ये आपने बहुत ही अहम बात कही कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी अलगाववाद को सपोर्ट नहीं किया, जो कश्मीर का अलगाववाद था। अब वो अगर उनका वो गुनाह भी मान लिया जाए कि कश्मीरियों ने उनको बाहर निकाला है, तो उसमें बाकी भारत के मुसलमानों पर क्यों ऐसा कुछ होना चाहिए? ये बहुत ही अहम आपने बात कही है। अब ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है कि असल में अगर वाकई फिल्म बनानी है, तो फिल्म बनाना चाहिए और बहुत से इश्यूज पर, हकीकत पर, सच्चाई पर, खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे 2002 के गुजरात दंगों पर। ये क्या कुछ होगा अगर इस लाइन पर मुल्क चला, जिद और बहस और नफरत इसी तरह से आगे बढ़ी, तो आखिर आपको क्या लगता है आगे आगे क्या किस तरफ लेके जाना चाहते नहीं, मैं इस ख्याल का हामी नहीं हूं, हैं? और इसलिए नहीं हूं कि हुकूमत यही चाहती है। और हुकूमत ना कह के अगर हम आरएसएस कहें, तो आरएसएस यही चाहती है कि मुल्क में एक तरफ कश्मीर का मसला हिंदुओं के मसले की तौर पर उठा के पेश किया जाए, दूसरी तरफ गुजरात का मसला मुसलमानों के मसले की तौर पर उठा के पेश किया जाए, तीसरी तरफ सिखों का मसला सिखों के मसले की तौर पर पेश किया जाए। यही चाहती है आरएसएस। नफरत और खलीज नफरत की जो बढ़ेगी, दूरियां जो आवाम के बीच बढ़ेंगी, वो इसी बुनियाद पर बढ़ेगी। मैं इसलिए उसका हामी नहीं हूं कि इस कश्मीर के नाम पर बाकी चीजों को भी उठाया जाए। मैं इसका भी हामी हूं कि अगर कश्मीर में कोई मसला है, उसको उसमें कुछ सच्चाइयां हैं, तो उसे पेश किया जाना चाहिए। इजहार राय की जो आजादी है, वो हर तबके को यकसा तौर पर हासिल होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों को भी हासिल होनी चाहिए, कश्मीरी मुसलमानों को भी हासिल होनी चाहिए, पंजाब के सिखों को भी होनी चाहिए, बाकी मुल्क के मुसलमानों को भी होनी चाहिए। अगर हम ये कहते कश्मीर फाइल को नहीं बनाना चाहिए, ये भी गलत है। बनाइए, लेकिन हकायक पेश कीजिए। अब वो एक क्रिटिसिज्म ये आया कि साहब आप वहां पर इतने ही मुसलमानों का भी कत्ल, मतलब इससे कहीं ज्यादा मुसलमानों का कत्ल हुआ है। खासतौर पर जो सरकारी ओहदों पर बैठे हुए मुसलमान थे, उनका कत्ल हुआ है, और कत्ले आम का आगाज ही मुसलमानों से हुआ है कश्मीर में। ये फिल्म उसे नहीं दिखा रही है। अगर कश्मीर के मसले पर वाकई फिल्म होती, तो फिर ये उन चीजों को भी दिखाते, लेकिन इनका मकसद वो नहीं है। अब यही जो साहब हैं, जो अनुपम खेर साहब, ये 2002, 3 और 4 तक फिल्म सेंसर बोर्ड के ये चेयरमैन थे। उस वक्त गुजरात राइट पे 2004 में फिल्म आई, 2003 के एंड में, परजानिया के नाम से, फिराक के नाम से, द फाइनल सोल्यूशन के नाम से, इस नाम से फिल्में आई इस वक्त, और वो डॉक्यूमेंट्री थी, फीचर फिल्म नहीं थी। लेकिन अनुपम खेर साहब ने सबकी परमिशन रिजेक्ट कर दी। वो जब बीजेपी की सरकार खत्म हुई और 2004 में मई में कांग्रेस की सरकार आई, सेंसर बोर्ड चेंज हुआ, श्याम बेनेगल बने इसके चेयरमैन सेंसर बोर्ड के, तब कहीं जाके इन फिल्मों को इजाजत मिली और वो फिल्में चली। लेकिन किसी ने कोई हंगामा नहीं किया, सबने उन फिल्मों को देखा और सच्चाई को कबूल किया और एतराफ किया, हुकूमत से मुतालबात किए। इसके अलावा कोई हंगामा ऐसे ही आप और खुद मोदी जी ने बैन किया था। गुजरात के सिनेमा हॉलों को तोड़ दिया गया था जब परदानियां आ रही थी 2004 के बाद भी गुजरात में। अब आप इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहे हैं, बीजेपी रूल स्टेट्स में इसको टैक्स फ्री कर दिया आपने, प्राइम मिनिस्टर खुद प्रमोशन कर रहे हैं, हुकूमत के वजीर प्रमोशन कर रहे हैं और कुछ स्टेट्स में, मसलन मध्य प्रदेश में, होम मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक जियो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करके पुलिस से कहा कि आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखने जाइए, और उसके लिए आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी आपको। पता नहीं टिकट भी मुफ्त दिया जाएगा या नहीं, लेकिन आधे दिन की छुट्टी का जियो में जिक्र। इसका क्या मतलब है? एक स्टेट गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री ये कह रही है अपने एहलकारों से कि आप फिल्म कंपल्सरीली देख के आइए। क्यों? ये चीजें बताती हैं कि आप कश्मीर के मसले को हल करने की बजाय उसे एग्रीवेट करके और मजलूम कश्मीरियों के जज्बात का इस्तेसाल करके अपनी सियासी रोटियां एक फिल्म के नाम पे सेकना चाहते हैं। इसके अलावा इसका कश्मीर के मसले के हल से कोई ताल्लुक है?
न कश्मीरी पंडितों के मसले के हल से इसका कोई ताल्लुक है। अब आप देखिए तकरीबन 1.5-2 लाख कश्मीरी पंडित हैं जो जम्मू में और मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पे कहीं ना कहीं रह रहे हैं और उनको वजीफे मिल रहे हैं या वो कुछ काम कर रहे हैं। उनमें से चंदेक को उठा के एक 10, 20, 50, 100 लोग कश्मीरी पंडितों को उठा के आप टेलीविजन स्टूडियोज पे बिठा के और जज्बाती किस्म की बातें करते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स उस पर स्पेशल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें लोग रोते बिलखते लोग दिखाई दे रहे हैं, उसमें एहसान मंदी का इजहार किया जा रहा है फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ में। ये तो बहुत लोगों के साथ किया जा सकता है। अभी मलियाना और हाशिमपुरा के लोगों को अगर बुलाएं वो भी ऐसे रोते हुए दिखाई देंगे। अभी सिखों की बेवाओं को बुलाइए वो भी ऐसे रोते हुए दिखाई देंगी। अभी मुजफ्फरनगर की बेवाओं को बुलाइए वो भी ऐसे रोते हुए दिखाई दे। अभी गुजरात में जो रेप विक्टिम्स हैं उनको बुलाइए, जोहपुरा के लोगों को बुलाइए वो भी ऐसे रोते हुए दिखाई देंगे। तो जहां कश्मीरी पंडितों का रोना बजा है लेकिन उनको टेलीविजन पे आप एक सेलेक्टिवली दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। और एक कश्मीर के सिलसिले में ये बात हुकूमत की नाकामी इस बात से साबित होती है। हमारे मुल्क में कुल जो फौज की तादाद 12.5 लाख है तकरीबन, जो हमारी आर्मी है, आर्मी की 12.5 लाख की तादाद, उसमें से 7 लाख अकेले कश्मीर की वादी में 10 जिलों के दरमियान है और बॉर्डर्स पे 7 लाख की फौज। उसके अलावा 1,20,000 वहां की पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तकरीबन 10 लाख जो सिक्योरिटी एहलकार है वो तैनात हैं कश्मीर के अंदर। कितनी पॉपुलेशन पे? 80 लाख की पॉपुलेशन। वादी में 80 लाख मुसलमान रहते हैं। उन 80 लाख पे आपने 10 लाख यानी हर 8 आदमी पे एक सिक्योरिटी अफसर गन लिए हुए खड़ा है और इसके बावजूद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा। आपने कहा कि हम टेररिज्म खत्म कर देंगे, जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया, क्या ये काला धन बंद हो जाएगा तो कश्मीर का टेररिज्म खत्म हो जाएगा। अब 2008 से 22 हो गया, आप देखिए 14 साल गुजर गए। आपने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के वक्त ये कहा कि अब कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो जाएगा। रोज मारे जा रहे हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, और हमारी फौज भी मारी जा रही है, सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। एक दिन के लिए कम नहीं हुआ, बल्कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये बताते हैं कि 2014 से लेके अब तक, यानी 2008 मैंने कहा था, वो जो इन 15 में किया था डिमोनेटाइजेशन, तब से लेके अब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के वाकयात में कई गुना इजाफा हुआ है। तो आप जब से ये कह रहे हैं कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ इजाफा, हमने कहा कि आप व्हाइट पेपर लाइए कि अब तक कितने जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद कहा टेररिज्म खत्म हो जाएगा, हमने घर पे घुस के तबाह कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं किया आपने, लेकिन इम्पैक्ट क्या है उस पर कोई व्हाइट पेपर हुकूमत देने को तैयार नहीं है। और इन लोगों को वापस ले जाने के लिए एक बात मैं कह दूं तो उस पर इसके बाद में ये वाले सेगमेंट को खत्म करूंगा। कश्मीरी पंडितों की लीडरशिप से जब आप प्राइवेटली बात करते हैं अलग से कि भाई कैसे जाएंगे आप, क्या होगा, आप क्या करें हम कि आप घर वापस जाएंगे, मैं इन्वॉल्व रहा हूं कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेके, बार बार मैंने सवाल उठाए हैं जाती तौर पर भी। हमसे ये कहा जाता है कान में, जब तक हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं आता कश्मीर में तब तक हम वहां वापस नहीं जाए। ये तो बहुत बड़ा मसला है कि आप एक तरफ कश्मीर में आप एक हिंदू चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, दूसरी तरफ पंजाब में भी आपकी कोशिश है कि सिख चीफ मिनिस्टर ना आए, हिंदू चीफ मिनिस्टर। ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट मसाइल को बढ़ा सकता है, मसाइल को कम नहीं करेगा। और सरकार उस तरफ काम कर रही है, जिस तरह से डिलिमिटेशन हुआ है कश्मीर में और उस पर कश्मीरी लीडरों ने एतराजात किए हैं, उससे अंदाजा हो रहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि वहां पर एक हिंदू चीफ मिनिस्टर आए। उसमें मसला नहीं है कि हिंदू चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन इंसाफ और जमहूरियत के तकाजों के मुताबिक आए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक रियासत जिसमें 60% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, वो जमहूरी तौर पर अगर चुन के मुसलमान आ रहा है, उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है इस मुल्क के सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अच्छा, ये बताइए कि आपने वाजपेयी जी का दौर भी देखा है, वाजपेयी जी कश्मीर को किस तरह से पेश करते थे और अब आते आते कहां तक पहुंच गए मोदी जी की सरकार में, क्या कुछ है? क्योंकि उस वक्त उन्होंने बस से भी सफर किया था, पाकिस्तान भी गए थे और कश्मीरियत और इंसानियत की बात की थी।
आपको कितना फर्क लग रहा है, क्या कुछ है उनके मकसद और उनकी मंशा में क्या क्या कुछ था, और मौजूदा सरकार की मंशा आपको क्या नजर आ रही देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। वाजपेयी जी ने कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ये तीनों चीजें सही है, है? इसमें क्या दो राय हो सकती है। कि कश्मीर के मसले के सिलसिले में एक बात समझनी चाहिए, मैं इसे सिर्फ 2 लाइन में सम अप करता हूं। कश्मीर के 2 मसले हैं। एक मसला तो यह है कि पाकिस्तान कश्मीर को अपनी टेरिटरी मान के कश्मीर की आजादी के नाम पे कश्मीर को हड़पना चाहता है। ये एक मसला है जिसे हमें बहैसियत मसला तस्लीम करना पड़ेगा कि ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि कश्मीरी पंडित जो वहां पर अकलियत में होने के बावजूद हमेशा हुक्मरानी में रहे, वहां तो डोगरा हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, और डोगरा राजा हुआ करता था। उस राजा के राज में जो राजकाज संभालने का काम था वो कश्मीरी पंडित करते थे, इसलिए कि ये पढ़े लिखे थे, तालीम याफ्ता तबका यही था। ये डोगरों से बहुत कम थे, लेकिन राजा के साथ लग के ये हुकूमत चलाते थे। अब शेख अब्दुल्ला का एहसान ये है कश्मीर के लोगों पे कि उन्होंने कश्मीरी मुसलमान जो हाजी हुआ करता था, मजदूर हुआ करता था, इन डोगरे और कश्मीरी पंडितों के खेतों में और बागों में काम किया करता था, बहुत ही गरीब मुसलमान तादाद में ज्यादा होने के बावजूद तालीमी तौर पर ये बिल्कुल कुछ नहीं था, तो सरकार में इसका कोई हिस्सा नहीं था। शेख अब्दुल्ला ने उनको पढ़ा दिया। आज कश्मीरी मुसलमान पढ़ा लिखा है। मुल्क के मुसलमानों के मुकाबले में कश्मीरी मुसलमानों को का तालीमी ग्राफ देखेंगे तो बहुत आगे है। शाह फैसल ने टॉप भी किया, और अभी भी आईएएस में लोग मुसलमान कश्मीरी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो कश्मीरी का पूरा मुसलमान पढ़ लिख गया है। तो अब उसका मुकाबले पे जो रिप्लेस किया है कश्मीरी पंडित के मुकाबले में, मुसलमान भी बराबर में आके खड़ा हो गया है। तो हुक्मरानी में और ब्यूरोक्रेसी में उसका हिस्सा कश्मीरी पंडितों के बराबर हो गया। ये एक बड़ा मसला है। इसलिए दूसरा मसला ये पैदा हुआ पाकिस्तान के अलावा कि कश्मीरी पंडित अब ये कहता है कि हुकूमत हमारे हाथ में वापस। तो ये 2 मसले हुए, एक पाकिस्तान का मसला, दूसरी तरफ कश्मीरी पंडितों का ये मसला कि हुकूमत हमें वापस हो, नहीं तो फिर हम ये मसले को ऐसे बरकरार। ये 2 इश्यूज है। अब इस दूसरे इशू पे हुकूमत पाकिस्तान में कैसी होती है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जिस वक्त वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने बस से सफर किया था और हालात को बहाल करने की कोशिश की थी और होने लगे थे, आगरा में परवेज मुशर्रफ के साथ कनक्लेव हुआ था, वो भी है। तो उस वक्त नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ जैसे लोग वहां थे जो डायलॉग चाहते थे। तो उधर की हुकूमत कैसी होती है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। मोदी जी ने आते ही 2014 में सीधे से कह दिया कि डायलॉग कोई नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ इस सिलसिले में कोई डायलॉग नहीं होगा, और तब से डायलॉग का वो सिलसिला बंद है। तो अगर आप मसले को मसला नहीं मानेंगे, भाई जुलाई में शिमला एग्रीमेंट हुआ 2 जुलाई 1971 को, क्यों हुआ? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच ही हुआ ना, इसलिए कि एक था। फिर ये जो दूसरे समझौते हुए, लाहौर एग्रीमेंट हुआ, फिर आगरा कनक्लेव हुआ, ये सब क्यों हुए? इसलिए कि 2 मुल्कों के बीच एक तनाजा था। लेकिन हुकूमत ने आते ही ये कहा कि ये हमारा बायलैटरल इशू नहीं है। पहले कहा इंटरनेशनल इशू नहीं है, ठीक है, फिर कहा बायलैटरल इशू है। तो अब इस हुकूमत ने, मोदी हुकूमत ने कहा नहीं, बायलैटरल भी नहीं है, ये हमारा इंटरनल इशू है। तो आप अगर मसले की असल से, उसकी जड़ से इनकार कर देंगे तो फिर मसला हल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुकूमत मसला हल करना नहीं चाहती, मसले को बरकरार रखना चाहती है, और उस मसले की बुनियाद पर अपनी हुकूमत कायम रखना चाहती है, अपना सियासी इक़्तिदार बरकरार रखना चाहती है। पुलवामा के जरिए कैसे इलेक्शन जीता गया ये सबके सामने मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। आप इस वक्त जब हालात दिन ब दिन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और खराब किए जा रहे हैं, इसमें खास तौर पर मुसलमानों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अहम मौका है, क्रूशल मौका है। किस तरह से अपने आप को बचाया जाए और कैसे आगे के हालात का सामना किया जाए? देखिए, मुसलमानों को सबसे पहले तो समझना चाहिए कि हालात क्या है। मुझे लगता है कि अभी तक आम मुसलमानों ने ये महसूस नहीं किया है कि हालात कितने संगीन हो गए हैं।
और मुस्लिम लीडरशिप ने भी इस संगीनी का एतराफ अभी तक किया नहीं है। सबसे पहले हमें ये एतराफ करना होगा कि हालात बहुत संगीन हो चुके हैं और इस मुल्क में जिस दो कौमी नजरिए को हम रिजेक्ट कर चुके थे 47 में, आरएसएस ने उस दो कौमी नजरिए को न सिर्फ ये कि जिंदा कर दिया है, बल्कि उसे एक देव की तरह से, एक बहुत बड़े अफरेत और मुसीबत की तरह से इस मुल्क के ऊपर थोप दिया है। तो दो कौमी नजरिया चल रहा है। हमें वो ये चाहते हैं कि हम किसी बहाने से बार बार सड़क पर आए और तशद्दुद का इल्जाम हमारे ऊपर लगा के और फिर जो है इस मुल्क में जीनोसाइड किया जाए। ये उनकी ख्वाहिश है, उनका मंसूबा है। हम इस मंसूबे को नाकाम बनाते आए हैं। आमतौर पर मुसलमानों ने उसको नाकाम ही किया है। पहली चीज ये कि हमें उस मंसूबे को कभी भी कामयाब नहीं होने देना चाहिए कि सड़क पर आके हमारी तरफ से किसी भी किस्म के तशद्दुद का कोई भी इम्कान जरा सा भी कोई हो। हाँ, अलबत्ता हमारे ऊपर अगर उनकी तरफ से कोई तशद्दुद, हिंदुस्तान का हिंदू पहले भी सेकुलर था, अभी भी है। हिंदुत्व और हिंदू में फर्क करे। हिंदू से नफरत करने का कोई जवाब नहीं है इस पे, अभी तक भी नहीं है। मुसलमान से भी नफरत करने का कोई जवाब नहीं है, अभी तक नहीं है। हिंदुत्व के लोग हैं, मुश्किल से 1 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं ये, इसलिए इनकी आवाज सुनाई बहुत तेज देती है मीडिया के जरिए और दूसरे जरिए। सिर्फ इतने से लोग हैं। तो इनसे खौफजदा होने की बजाय ये अगर सामने आए तो हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत हमें अपनी हिफाजत का इंतजाम करना चाहिए। तालीमी तौर पर ये हमको रोकना चाहते हैं, अब हमें उसमें जद्दोजहद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क की एजुकेशन और इकोनॉमी में अपना पॉजिटिव रोल हमें प्ले करते रहना चाहिए, चाहे जितनी रुकावटें उसके लिए पेश आए। तो यही हमारे करने का काम है। तो मुल्क का जमहूरी निज़ाम और दस्तूरी निज़ाम जो है उस पर हमारा यकीन मुस्तहकम रहते हुए उसके तहत हम काम करते रहें और एक दूसरे से बाखबर रहें, एक दूसरे की टांगे खींचना बंद करें और एक ग्रुप की हैसियत से अपनी हिफाजत भी करें और खुद को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। आपने 2-3 बातें बहुत ही अहम कही। एक तो ये कि कश्मीर में जो अलगाववाद वाला मसला रहा है उसमें भारत का मुसलमान कभी उनको सपोर्ट नहीं करता। अब वहां के कुछ वाकयात को गलत या सही जैसे भी पेश करके पूरे मुल्क के मुसलमानों पर जुल्म करना या तशद्दुद करना, ये एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होगी। आपने ये भी कहा कि आरएसएस ने दो कौमी नजरिए को फिर से जिंदा किया है, जिसको हम दफन कर चुके थे। जो भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था दो कौमी नजरिए पर, जिसमें भारत का मुसलमान मजबूती से यहाँ रुका था इसी उम्मीद पर कि एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क रहेगा, उसको नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है। और साथ साथ आपने कहा कि मुसलमानों को असल मसले को समझना चाहिए और समझदारी से अपना तालीम और मुल्क की तरक्की उसमें बाकायदा मजबूती से अपना रोल अदा करते रहना चाहिए। जो उकसाने की कोशिश है उससे हमें बचना है। मुल्क की तरक्की में कहीं रुकावट ना हो, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।